ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर कीनीशन। तो हम लोग इतना जानते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अगर इस पोजीशन में अगर आ जाता है पूरा कंट्री तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम अर्न होता है। तो हम लोगों को इक्विलिब्रियम पोजीशन जानना है, तो कैसे पता चलेगा, ये दो अप्रोच है इसका। दोनों अप्रोच समझने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इसका क्या पैटर्न है। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ये तो हम लोग जानते हैं कि ये आएगा तो इक्विलिब्रियम होगा। इसको कितने तरह से और समझ सकते हैं। देखो, एग्रीगेट सप्लाई ही तुम्हारा इनकम है, क्योंकि हम लोग देखा था नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड में, वहाँ पे हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू निकालते थे और वही मेरा नेशनल इनकम होता था। यानी जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका नाम भी था ना प्रोडक्ट मेथड, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी को हम लोग अपना नेशनल इनकम बताते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा सप्लाई ही मेरा इनकम है, क्योंकि आज अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं और बेचते हैं तो उसको बेच के ही तो मेरा इनकम आएगा, तो जितना बना रहे हो वही मेरा नेशनल इनकम है। तो इसी वजह से एस के जगह में हम वाई भी लिख सकते हैं। दूसरा, वाई को और अगर ओपन करें तो इनकम का दो ही चीज़ हो सकता है, या तो हम वो कंजम्पशन के लिए स्पेंड कर देंगे, या दूसरा हम लोग क्या करेंगे, उसका कुछ पार्ट सेव कर लेंगे। 100 रुपये कमाया तो 60 रुपये अगर हम खर्च कर दिया तो 40 सेव करेंगे, दो ही चीज़ हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, वाई के जगह में सी प्लस एस। अब एडी का मतलब क्या, एडी का भी कुछ बाइफिकेशन दिया, क्या है, एग्रीगेट डिमांड का दो पार्ट है। डिमांड हम लोग किस किस चीज़ का कर सकते हैं, एक तो कंजम्पशन कंज्यूमर गुड्स का, और दूसरा इन्वेस्टमेंट गुड्स का। तो यहाँ पे एक कंज्यूमर गुड्स के लिए सी लिखा हुआ है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गुड्स के लिए आई लिखा है। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं मेरा एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस है और एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई है। तो जिस पोजीशन में मेरा सी प्लस एस और सी प्लस आई बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वही पोजीशन मेरा इक्विलिब्रियम होगा, वही पोजीशन मेरा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम होगा कीनीशियन सिस्टम में। अब ये वाला जब हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। इस अप्रोच से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा और डीप डाइव करें तो एक चीज देखने को मिल रहा है कि दोनों जगह सी है, तो सी कॉमन है, हम लोग इसको काट सकते हैं, तो प्लस माइनस हुए कट जा रहा है वो। अगर ये दोनों कट जा रहा है तो बचता क्या है, एस और आई। सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, अगर ये पोजीशन भी आ गया ना तो भी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। तो ये एक दो अप्रोच हम लोग फॉलो कर सकते हैं, एक तो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, इससे भी नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम आ सकता है, और दूसरा होता है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इससे भी मेरा नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू आई होने का एक लॉजिक भी है कि जितना सेविंग्स अगर पूरा का पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, मैक्सिमम नेशनल इनकम होगा मेरा कंट्री को। रीज़न क्या है कि मेरा जो सेविंग्स है पूरा का पूरा यूटिलाइज हो रहा है, पूरा पूरा सेविंग्स जो है वो इन्वेस्ट हो जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये पूरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, कोई भी ऐसा सेविंग्स नहीं है जो अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। तो उस पोजीशन में मेरा इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ में और बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो पहला है मेरा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में। पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी कुछ ग्राफ तो समझ चुके हैं, आज सिर्फ उसका एनालिसिस देखेंगे एक दो। ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये क्या है, इनकम है। अब इनकम 45 डिग्री का होता है, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है ये इनकम है। अगर ये इनकम है तो यही एग्रीगेट सप्लाई भी और यही सी प्लस एस भी, ये ऊपर समझ चुके हैं हम लोग। तो अगर कभी भी हम बोले एग्रीगेट सप्लाई, समझ जाना ग्रीन लाइन का बात कर रहे हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का सी लास्ट क्लास में ही पढ़ा हुआ है। सी क्या होता है, कंजम्पशन का ग्राफ है ये। ठीक है, अब यहाँ पे कंजम्पशन का जो ग्राफ है इसके अंदर दो चीज़ होता है, ए प्लस बी वाई। अभी फिलहाल के लिए एनालिसिस में काम नहीं आएगा, बट एमसीक्यू में ये सब काम आता है। तो सी जो है ये कैसे बनता है, फ्लैटर। ठीक है, इसका रीजन हम लोग लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। तो ये रेड लाइन मेरा कंजम्पशन का ग्राफ है, यहाँ तक हो गया। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का भी दो पार्ट हो सकता है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। क्या दो पार्ट हो सकता है कि एक होगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक होगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, बट वो सिलेबस में नहीं है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, सिर्फ ऑटोनोमस ही है। तो ऑटोनोमस है, कांस्टेंट है तो कैसा लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो यहाँ पे वो हम लोग बना दिया हॉरिजॉन्टल। अब देखते हैं हम लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आएगा, वही लास्ट क्लास जो पढ़ा था जहाँ पे y इज इक्वल टू सी है, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जहाँ पे AD इज इक्वल टू AS है। AS क्लियरली दिया हुआ है, लेकिन AD लास्ट क्लास में हम लोग बनाना नहीं सीखा था।
AD कैसे निकलता है, C प्लस आई। तो हम लोगों को क्या करना होगा, लेट्स से C जो है हम लोगों का वो 10 है और I जो है वो है 2 है। तो अगर C प्लस आई करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 12 क्या है, ये एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड इसका मतलब कहाँ पे बनेगा, C के ऊपर। C के ऊपर क्यों बन रहा है, क्योंकि मेरा ये दोनों सम होके आ रहा है ना, तो एग्रीगेट डिमांड हमेशा ज़्यादा होगा, तो इसलिए ऊपर बन रहा है। अच्छा, क्यों ये C का बिल्कुल कांस्टेंट जा रहा है, क्यों दोनों का बीच का गैप जो है हमेशा सेम है, सेम होने का रीज़न इन्वेस्टमेंट। देखो C जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है लेकिन I इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों को जब ऐड करेंगे जो भी मेरा आंसर आएगा वो भी लगातार इंक्रीज करेगा लेकिन एट कांस्टेंट स्पीड। और वो स्पीड क्या होगा, I। एक बार इसका हम लोग एग्जाम्पल भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर मेरा C प्लस आई इज इक्वल टू AD है और C है 10 प्लस AD है 2, तो आ रहा है 12। अगर C 11 हो गया बट I तो मेरा कांस्टेंट है 2 रहेगा, तो वो 13 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग ने 12 कर दिया C, तो कांस्टेंट है I, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। तो अगर एक चीज़ देखें तो एक एक से बढ़ रहा है C और यहाँ पे भी एक एक से बढ़ रहा है, स्पीड दोनों का सेम है बिल्कुल। और गैप अगर तुम चेक करो 11 और 13 के बीच में गैप 2 का है और इसका बीच में गैप भी 2 का ही है, तो गैप भी सेम चल रहा है 2 2 2 करके। इसी वजह से ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है, C के जस्ट पैरेलल में बन रहा है वो, ठीक है। अब जैसे कि मेरा AD ग्राफ बन गया है, अब हमको क्या करना है, AD और AS को मिलाना है। तो AD और AS दोनों कहाँ पे मीट कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट E पे, और यहाँ पे देखेंगे तो AS और AD मिल रहा है, तो यही पॉइंट मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इससे आगे या पीछे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देख लेते हैं। जैसे ये I वाला पोजीशन देख लेते हैं, यहाँ पे AD जो है ज़्यादा है और AS जो है वो कम है। AD ज़्यादा है, AS कम है, यानी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। क्या करना होगा, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, तब ज़्यादा इनकम होगा। तो सप्लाई बढ़ाएंगे तो इस वाले पॉइंट में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद उल्टा कर लेते हैं, नंबर 2 पे। 2 पे क्या हो रहा है, देखो तो AS ज़्यादा है ना, ग्रीन लाइन ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, मेरा एक्सेस सप्लाई हो जाएगा, रिसोर्सेज वेस्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना सप्लाई कम कर देंगे, सप्लाई कम करेंगे, इनकम कम हो जाएगा और परफेक्ट यहाँ पे बैठेगा फिर मेरा इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों का इक्विलिब्रियम ई आ जाता है। और ये कौन से अप्रोच से किया, AD एंड AS अप्रोच। अब हम लोग देखेंगे कि S इज इक्वल टू आई, जो सेकेंड अप्रोच है, यानी कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, वहाँ पे कैसे करके होगा। तो उसके लिए हम लोग ये ग्राफ देखेंगे, ठीक है, SNI अप्रोच। S और I अप्रोच में अगर देखेंगे तो कैसे होगा, देखो सेविंग्स का हम लोग जानते हैं नेगेटिव से शुरू होता है, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से सेविंग्स नेगेटिव चला जाता है, तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे S इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वो भी बिल्कुल पैरेलल बन रहा है, इसका ध्यान से देखना, बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। इसके बाद मेन चीज़ आता है इन्वेस्टमेंट भी वापस से हम बनाया और देखोगे बिल्कुल सेम बनाया है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, 2 करके इन्वेस्टमेंट बना दिया। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे S और I मिल रहा है उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा। क्यों, इससे पहले नहीं हो सकता क्या, इससे आगे नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता, रीजन है उसका भी। इससे पहले क्या है, थर्ड नंबर, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग्स कम है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, कंट्री ग्रो करेगा, इन्वेस्ट ज्यादा हो रहा है, सेविंग्स कम है, तो कंट्री ग्रो करेगा तो इस साइड आगे आएगा। तो ये वाला सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्री ग्रो कर रहा है, क्या हो रहा है पता है एक्चुअल में, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये है ना, तो तुम उसमें से 80 इन्वेस्ट करते हो, 20 सेव करते हो, तो यहाँ पे कंट्री क्या करेगा, ग्रो करेगा। जब कंट्री ग्रो करेगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये जो 20 रखा हुआ है ना, इसको भी इन्वेस्ट कर देते हैं ना, और पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि ग्रो कर रहा है कंट्री, तो मेरा भी अर्निंग बढ़ेगा, तो हम ये 20 को भी इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे करते करते हम इन्वेस्ट करते जाएंगे। एक टाइम आएगा जब मेरा इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के बराबर हो जाएगा, जितना सेविंग्स से सारा इन्वेस्ट कर दिया, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। अब कुछ लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सेविंग्स, मतलब सेविंग्स जो है ना थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, पॉइंट नंबर 3 में सेविंग्स ज़्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया। उल्टा भी हो सकता है ना, कि लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो सेव ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मतलब 100 रुपये में सिर्फ 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी 90 घर पे रखा हुआ है। अब घर पे रखा है तो उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसा कब होगा, कोरोना के टाइम पे हुआ था ऐसा। लोग क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट बंद, शेयर मार्केट भी गिर रहा था, सब कुछ डिक्रीज कर रहा था, तो एक तरह का डिप्रेशन वाला फेज में चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे होगा क्या, लोग क्या करेंगे, फिर सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो ये पीछे आ जाएगा, पीछे आएगा तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे। तो ये भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। एक चीज़ जो MCQ में पूछा जा सकता है वो ये है
कि अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन बढ़ गया तो बताओ एग्रीगेट डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा। ये एक एग्जांपल एमसीक्यू का, ऐसे बहुत तरह से आ सकता है, मल्टीपल तरीका, तुम लोगों को एनालाइज करना होगा। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, बताओ उसका इफेक्ट क्या होगा नेशनल इनकम पे। तो तुम लोग कैसे बताओगे, अगर ए बड़ा है तो ए की वजह से सी बड़ा होगा, तो ये सी ए जो है ये जो सी है ये ऊपर चला गया होगा। सी ऊपर गया तो क्योंकि सी के वजह से ये एडी बना है, सी प्लस आई, तो एडी भी ऊपर जाएगा। और जब एडी ऊपर जाएगा तो मेरा नया इक्विलिब्रियम क्या होगा, कहीं ये ऊपर आ जाएगा ना। एडी ऊपर आ गया अगर, तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा E1। तो इक्विलिब्रियम ऊपर आया तो देखो ना क्या हुआ, ग्रीन लाइन ऊपर आ गया, मतलब इनकम बढ़ गया। तो हम क्या, क्वेश्चन क्या था कि अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन बढ़ता है तो नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो हम लोग आंसर क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। अगर पूछता है एग्रीगेट सप्लाई में क्या इम्पैक्ट आएगा, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का खत्म होता है पूरा क्लास। और भी तरह का एमसीक्यू आ सकता है, बट आज एग्जाम्पल के लिए समझो, बाकी हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे।